हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन में चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आस पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एसके झा सर द्वारा जो उस पर टेस्ट दिया जाता है, उसका सेट नंबर 71 कर रहे हैं। जो बिजली विभाग के लिए जो बिहार का ग्रेड 3 का टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। सब में देखिए लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आइए देखिए, क्वेश्चन पहले कंप्यूटर से स्टार्ट हो रहा है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हम। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये सेट नंबर 4 है। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर से स्टार्ट है। एमएस वर्ड में किसको दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण की जांच शुरू करते हैं? तो ये F7 को दबाकर। किसको दबाकर करते हैं? F7 को दबाकर। कह रहा है कि डीएलएल का पूर्ण रूप क्या है? डीएलएल का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी डीएलएल का पूर्ण रूप है। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। किसका चयन कीजिए? विषम का। देखिए इंकजेट प्रिंटर है, लेजर भी प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स भी प्रिंट है, लेकिन टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है। किसका एक हिस्सा है? तो सीपीयू का। किसका हिस्सा है? सीपीयू का। ये जो आपका पूछा है, इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर सीपीयू का एक हिस्सा है। सीपीयू का एक हिस्सा है। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग आप कर सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल का। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप कंट्रोल पैनल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन किस श्रेणी में आता है? फैक्ट फंक्शन। तो फैक्ट फंक्शन आता है आपका मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, गणित और त्रिकोणमिति में ये आता है क्या? फैक्ट फंक्शन। ठीक है, मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, गणित और त्रिकोणमितीय में। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? हार्डवेयर डिवाइस है, उसको आप किसके माध्यम से जोड़ सकते हैं? तो ये जोड़ सकते हैं आप कंट्रोल पैनल के माध्यम से। किसके माध्यम से? कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कर्नेल है। कर्नेल क्या है? कर्नेल क्या है ये पूछा है। तो कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है क्या? कर्नेल। ठीक है, www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सारा का सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पस उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? गेमिंग पर्पस के लिए अधिक उपयोग किया जाता है, ये होता है आपको जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स कौन सा है? जॉयस्टिक। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है मोडेम की। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको मोडेम की आवश्यकता होती है। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। कह रहा है कि मेल मर्ज के संबंध में निम्न में से कौन सा एक लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो डिफॉल्ट फील्ड नहीं है। देखिए मेल मर्ज के संबंध में निम्न में से कौन सा एक लेवल का डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? तो ये आपका सीटी डिफॉल्ट फील्ड है। इसके बाद आपका लास्ट नेम ये भी है, ईमेल एड्रेस, ये सारा होता है किसमें? ईमेल में। बट क्या होता है? पिन नहीं होता है। पिन नहीं होता है, तो पिन आपका आंसर हो गया। ठीक है, पिन और डिफॉल्ट फील्ड नहीं है। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं एमएस एक्सेल पर? तो वर्कशीट का नाम बॉटम लेफ्ट नीचे। बॉटम में लेफ्ट होता है, नीचे बाएं, बाएं बाएं में, बाएं में किसमें? बाएं में एक्सेल सीट का वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? तो ये डायरेक्टरी, लेटर और एनवेलप, लेवल्स, ईमेल। देखिए पहले क्या करेंगे? डायरेक्टरी, फिर क्या होगा? लेटर। लेटर डायरेक्टरी में रेड लेटर, लेटर को फिर कहाँ डालेंगे? इन्वलप में। इन्वलप में डालेंगे तो फिर क्या? लेवल लगाएंगे, लेवल लगा के ईमेल कर देंगे। ठीक है, इतना याद रखिए। एक कंपाइलर आमतौर पर, एक कंपाइलर जो होता है आमतौर पर कितने फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलते हैं? तो ये होता है 6 फेजेज। 6 फेजेज का। कितने फेजेज का? 6 फेजेज का। अब देखिए अब आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है?
रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। देखिए कह रहा है कि जो इससे ये संबंधित है तो इससे क्या संबंधित होगा। देखिए आर होता है, आपको याद होना चाहिए 18 नंबर पर आर होता है, और इसमें क्या है भी है कितना नंबर पर 22 नंबर पर। देखिए आर 18 और भी 22। वैसे ही देखिए तो ओ कितना पर होता है आपको, तो ओ होता है आपका 15 पर, एस कितना पर होता है 19 पर। ऐसे ही देखिए आप पी कितना पर होता है 16 पर, याद रखना चाहिए। और यहाँ टी कितना पर है 20 पर। अब देखिए कितने कितने बढ़ रहा है, 4 4 4 4 15 4 19 18 4 22 16 4 कितना 20। देखिए चारे बढ़ेगा। ई होता है 5 नंबर पर, 9 नंबर पर आई होता है, तो ये 5 बढ़ा। अब देखिए बी कितना 2 पर, 2 5 कितना होता है 7 7 पर क्या होता है आपका, जब 2 और 4 2 4 कितना होता है 6, 4 बढ़ेगा ना, सब में 4 4 बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ेगा तो 2 4 6 होता है, 6 पर क्या होता है 6 पर होता है एफ है, और एफ से कौन स्टार्ट है बी नंबर, कौन सा स्टार्ट है एफ से बी नंबर स्टार्ट है, तो उतना देखना ही नहीं है। और वैसे भी देखिएगा सेकेंडो तो वो 15 पर, तो 15 4 19 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले नंबरिंग करके बनाइएगा तो अल्फाबेटिकल सीरीज वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कराए उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार से तीसरे पद से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए आनंदित और खुशी, खुशी का आनंदित है, तो खुशी का आनंदित है ये आपका जो है पर्यायवाची है। तो उदास का पर्यायवाची इसमें से कौन होगा देख लीजिए। तो उदास का पर्यायवाची संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट रहेगा तो उदास का है बनेगा। विनोदी ये भी नहीं है, जिंदा दिल ये भी नहीं है, विषादी होता है। उदास का पर्यायवाची क्या होता है विषादी, विषादी। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल है, दोनों युगल के 2 बच्चे हैं, बी और डी भाई है। आपसे क्या पूछा है कि बी और डी भाई है, बी और डी भाई है, भाई है तो भाई है मतलब प्लस प्लस भाई है, और उन दोनों के 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इन दोनों को, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक है, और इनका भी 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए ई ए, अब देखिए आगे जाना पड़ेगा, इधर होगा। आपसे क्वेश्चन क्या बोला था कि 8 परिवार में 2 है, बी और डी भाई है, बी और डी दोनों क्या है, दोनों भाई है, प्लस प्लस मेल के लिए दर्शाते हैं। अब देखिए दोनों के कितना है 2 बच्चे हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं। अब देखिए करा ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, सी एच की क्या है बहन है, जी एच का चचेरा भाई है, जी एच का क्या है चचेरा भाई है। करा एफ बी की पत्नी है, एफ जो है आपका बी की पत्नी है, कौन एफ। अब पत्नी होगी तो क्या माइनस। अब देखिए यहाँ एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। देखिए सी एच की बहन है, अब सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एच जो है जी का क्या है चचेरा भाई है, और एफ बी की पत्नी है, एफ बी की पत्नी है। तो कह रहा है कि किस प्रकार आपका ये संबंधित है उससे, ये पूछा आपसे किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए किससे एफ से संबंधित है, एच का संबंध एफ से क्या है बोला है क्या। देखिए तो सी एच की बहन है, सी जो है आपका किसका एच की क्या है बहन है, और एच की बहन है सी, तो सी एच की बहन है तो सी एच की बहन यहाँ भी हो सकती है, सी और एच, एच एच की बहन है ये कौन सी। अब करा एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, इसका मतलब जी यहाँ है, इसका भी 2 बेटा है चाहे बेटी है, तो जी यहाँ है, जी का चचेरा भाई है। आगे बोल रहा है कि एफ बी की पत्नी है, तो एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, एच जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एच अगर यहाँ है तो एफ से एफ का क्या लगेगा भतीजा, भतीजा। ठीक है, चलिए देखिए पत्नी का पति का भतीजा तो पत्नी का भी भतीजा। अब देखिए ये 19 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 19 नंबर कह रहा है देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है, शुक्रवार 14 अप्रैल को है, देख लीजिए। यदि रोहन का जन्मदिन 20 सितंबर को हुआ था, उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। शुक्रवार है, देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है, यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ था, मतलब ये पूछ रहा है आपको 14 अप्रैल को अगर शुक्रवार है तो 20 सितंबर को क्या होगा, यही ना पूछा है। 14 अप्रैल को में अप्रैल में कई दिन बचा है अब
30 दिन में 30 दिन का अप्रैल होता है, तो 16 दिन अप्रैल में बचा, ठीक है। अब अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। मई में कितना होता है, 31 दिन का होता है। चलिए जोड़ते रहिए, मई 31 दिन का होता है। मई के बाद क्या आया, मई, जून, जून फिर 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है। फिर जून के बाद जुलाई आया, जुलाई फिर 31 दिन का होता है। जुलाई के बाद अगस्त आया, अगस्त फिर 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। अब अगस्त के बाद आपका आता है 20 सितंबर, तब 20 तक लेंगे तो 20 दिन ये हुआ। टोटल आप जोड़ोगे तो देखिए 16, 31, 30, 30, 30, 30 चौका 120, आ 3 123, आ 20 123, आ 20 143, हाँ, टोटल आएगा आपका 159। अब देखिए वोट डे निकालने के लिए इसको हम कितना से 7 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 159 को 7 से डिवाइड करेंगे, 159 को किससे, 159 को हमको किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो 159 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 दूना 14 और 11 आया, 7 दूना 14 तो 11 आया, 7 एकान 7, 4 आया, 4 आया, 4 4 इसका रिमाइंडर कितना बचता है, 7 दूना 14, 14 19 है ना, तो 19 है तो 7 दूना 14, 1 पर 9, अब फिर से 7 दूना 14, 14 5 19, 5 दिन बचा, 5 दिन बचा। और उधर कितना था हमको, शुक्रवार, शुक्रवार में हमको 5 ऐड करेंगे, 5 रिमाइंडर बचा, 5 ऐड करेंगे शुक्रवार में तो क्या हो जाएगा बताइए। तो शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, क्या हो जाएगा आपका, बुध हो जाएगा। बुधवार कहाँ है आंसर, ये नंबर में। नहीं समझे, पहले सारा देख लीजिए 14 अप्रैल से लेकर के 20 सितंबर तक कितना दिन होता है टोटल, उसमें 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर देखिए 7 दूना 14, ये एक बचा, 1 पर 19 आएगा, फिर 7 दूना 14, 14 5 19, 5 बचेगा। तो शुक्रवार था, शुक्र में 5 जोड़ दीजिए तो क्या होगा आपका, बुधवार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कह रहा एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से 6 फलकों को 1 से 6 तक गिना जाता है, उस संख्या को चयन करें जो 5 फलक के विपरीत होगा। किसका विपरीत बोला है, 5 का विपरीत। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 4 4, ठीक है। तो 4 से एंटी क्लॉक में ले लीजिए, 4 है पहला में, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है। दूसरा में देखिएगा, दूसरा में आप क्या करिए, ये देखिए फिर से 4 ले लीजिएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अब बताइए 6 का उल्टा तो 2 हो गया, 3 का उल्टा 1 हो गया, तो इस 4 का उल्टा क्या होगा, 4 थोड़ी ना होगा, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, जिसका बोल रहा है। तो ये हो गया आपका 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 होगा 5 का उल्टा। अब कह रहा है क्या, देखिए कहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति मुंह पूरब की ओर करके, पूरब की ओर करके की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है। देखिए इधर की मुंह है, अब फिर वह बाएं घुमा, इसका मतलब ऊपर गया, ऊपर गया और बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। ये 10 मीटर चला, कितना, 10 मीटर चला, बाएं मुड़ा। तो अब कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा 5 मीटर चला, ठीक है, 5 मीटर चला। कह रहा है कि 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ से दक्षिण जाना है इसको, तो 5 मीटर दक्षिण की ओर जाएगा, ये 10 है टोटल, 5 मीटर दक्षिण की ओर गया। कह रहा है वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर से 5 मीटर पश्चिम की ओर यहाँ चला आया। तो अपने मूल स्थान से वह किस दिशा पर है, मूल स्थान यहाँ है, यहाँ से किस दिशा पर है, तो यहाँ से वो उत्तर पर है। देखिए यहाँ, यहाँ है तो ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर, तो किस पर होगा, नॉर्थ में, उत्तर में, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे फिगर बना लीजिए, हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेलोलिज्म का क्वेश्चन है, कोई करेंगे बगीचा का, तो वो बगीचा पार्क नहीं है, क्या नहीं है, पार्क नहीं है, नहीं है। अब कह रहा है कुछ बगीचे विद्यालय हैं, कुछ बगीचा जो है आपका विद्यालय है, विद्यालय है, यही बोला है। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि कोई पार्क बगीचा नहीं है, कोई पार्क जो है बगीचा नहीं है। तो जब ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा, इसलिए मतलब जब हम मेरा घर से आपका संबंध नहीं तो आपका घर मेरे घर से संबंधित होगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, सही हुआ। कुछ विद्यालय बगीचे हैं, कुछ विद्यालय, देखिए ये वाला पार्ट जो विद्यालय का वो बगीचा है, तो ये 2 नंबर भी आपका सही है। अब कह रहा है कि कुछ पार्क बगीचे हैं, देखिए पार्क और बगीचे में नहीं का संबंध है तो कैसे हाँ का संबंध होगा, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए देखिए कह रहा है कि 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 16 है, 16 के बाद 35 है। देखिए तो लगभग कितना जा रहा है, दुगुना के आसपास। तो देखिए 3 2 जा कितना होगा, 6 प्लस 1, 2 से गुना प्लस 1 किया गया है पहला जगह,
दूसरा में फिर 2 से गुना प्लस 2 किया गया है। तीसरा में 2 से गुना 16 दूना 32 और 3 35 किया गया है। चौथा में क्या होगा 35 गुने 2 कर लीजिए पहले 35 गुने 2। अब इसके बाद 4 जोड़ दीजिए 70 4 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप P है जो Q से छोटा है, Q से छोटा है परंतु T से लंबा है। P जो है T से लंबा है, लेकिन अब क्या बोला R सबसे लंबा है। R क्या है सबसे लंबा है। अब देखिए सबसे लंबा है, जरूरी नहीं Q से लंबा हो, Q से तो लंबे है और किसी से छोटा हो। कह रहा है सबसे लंबा है। S P से छोटा है, S जो है वो P से छोटा है, मतलब S जो है P से छोटा है। अब बोला है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब T से बड़ा होगा। T से बड़ा होगा तो कितना नंबर पर, दूसरा नंबर पर कौन आएगा, ऐसा आएगा। चलिए देखिए अब देखिए कागज का एक टुकड़ा मोड़ने के क्रम में इस तरह से मुड़ा हुआ है कि कागज काटा गया है, काटा गया है उससे निम्नलिखित आकृति में घुमाया गया है। देखिए ऐसे में अगर हो तो आपको कागज का एक टुकड़ा फाड़ लेना चाहिए रफ का, उससे बना लेना चाहिए, कभी गलती नहीं होगा। लेकिन हम दिखाते हैं कि डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे करते हैं देखिए। यहाँ आपका मोड़ा गया है कागज, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा। ये कागज पहले किधर की ओर खुलेगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर खुलेगा तो ये रेक्टेंगल कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है ये ओ आपका यहीं रहेगा, ये वाला यहीं रहेगा और ये वाला बीच में आएगा। ये देखिए तो कहाँ पर है, वो जो आपका बीच में आ रहा है वो चौकुट वाला। ठीक है और वो वाला सेंटर में ही जाएगा। ठीक है चारों जगह फिर ये वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये वाला फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर से ये यहीं जाएगा, फिर से ये यहीं जाएगा। तो ये किस में है, तो ये नंबर ऑप्शन में है। ठीक है चलिए ये आपको दर्पण इमेज की तरह खोल सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है अब कह रहा है कि आपका जो पूछा है कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कौन सा एंटोनिम्स बोला है आपको। ठीक है एंटोनिम्स बोला है। तो अब कह रहा है कि क्या है सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब ही होता है पवित्र, एक तरह से पवित्र, बहुत पवित्र होता है उसे सेक्रेड बोलेंगे। जिसके लिए हम क्या करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कोई नदी है कुछ भी है रिवर है ये सब, तो उसका होता है अपवित्र, जो होता है प्रोफेन। प्रोफेन उसका अपोजिट होता है, क्या होता है प्रोफेन उसका अपोजिट होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट वर्ड को जो इसमें फिल किया जाए। ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है पुलर सब्जेक्ट हुआ। शुड एक्सप्रेस देयर, मतलब उसको एक्सप्रेस करना है, अपने को व्यक्त करना चाहिए। किसको, क्या चीज को, सभी स्टूडेंट को व्यक्त करना चाहिए, अपने को एक्सप्रेस करना चाहिए। क्या एक्सप्रेस करना चाहिए, अब ये पूछा आपसे तो क्या एक्सप्रेस करना चाहिए। व्यूज इन द ग्रुप ऑफ डिस्कशन विदाउट एनी फियर, बिना किसी किसका डर का उस डिस्कशन में आप। ठीक है अब व्यूज कैसा व्यूज, तो देखिए स्पष्ट व्यूज। आउट स्पोकन, आउट स्पोकन मतलब वो चाल वाला होता है, ये होगा नहीं। गार्डेड ये हो नहीं होगा। सेकुलेटेड ये भी कोई मीनिंग नहीं है। और स्पष्ट का एक ही मीनिंग है कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है स्पष्ट, या फ्रैंक रहता तभी चलता, तो कैंडिड इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि लैंड एन ईयर, इसका जो आइडम्स है ये मुहावरा, इसका मीनिंग क्या होगा ये पूछा है आपको। तो लैंड एन ईयर मतलब क्या, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। लैंड एन ईयर का मतलब होता है ध्यान देना। तो ध्यान देना का अंग्रेजी होता है पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू मतलब ध्यान देना। ठीक है अब कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, मतलब अनेक शब्द का एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सब हम करवाए हैं अपने चैनल में, उसको देख लीजिए। और एग्जाम से 10 दिन पहले और मैं सारा करवाऊंगा, सारा कम से कम 1-1 हजार करवाऊंगा, वहीं से आएगा सारा क्वेश्चन, पांचों में पांचों। सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और पे, मतलब किसी स्टोरी और पे में जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम प्रोटोगोनिस्ट। क्या बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है प्रोटोगोनिस्ट। आगे देखिए कह रहा है कि इसका सैनोनिम्स क्या होगा कोर्डियल का, क्या बोला है आपको कोर्डियल का सैनोनिम्स क्या होगा। ये देखिए कोर्डियल का सैनोनिम्स जब हमसे पूछा तो कोर्डियल का मतलब होता है ऐसा जो पोलाइटली वार्म हो, फ्रेंडली हो, उस आदमी को कहते हैं। जैसे बोलेंगे अगर हम सेंटेंस में इसका यूज बोले तो बोल सकते हैं रिलेशंस बिटवीन टू लीडर्स आर से टू बी क्रोडियल, मतलब क्या दोनों का फ्रेंडली व्यवहार है, पोलाइटली में वार्म मिलता है, फ्रेंडली व्यवहार है उसके लिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन में देखिए क्या है। ऑप्शन में आपका देखिए रूड है, कोल्ड है, वार्म है।
तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, वार्म। हमेशा नेता देखते हैं गर्म जोशी से मिलता है, किससे मिलता है, गर्म जोशी से, कोर्डियल व्यवहार से मिलता है। अब देखिए जीके देखते हैं, कह रहा है कि कच्छ की खाड़ी कौन सा बंदरगाह स्थित है, कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो ये कंडला बंदरगाह है। कंडला बंदरगाह गुजरात में पाया जाता है। कच्छ की खाड़ी गुजरात के पश्चिमी तट पर के साथ अरब सागर में प्रवेश करता है, ठीक है, जो अत्यधिक दैनिक ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। कंडला बंदरगाह के बारे में आप बात करेंगे तो कंडला बंदरगाह अपने पश्चिम जल अरब सागर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाले जहाजों के लिए महत्वपूर्ण समुद्री नेटवर्क है, ठीक है। कच्छ की रन जो होता है, कच्छ की खाड़ी गुजरात कच्छ प्रांत में कंडला बंदरगाह 1900 के दशक में मध्य अस्तित्व में आया, ठीक है, समझ गए। यहाँ चलते हैं आगे नेक्स्ट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल मरुमध्य को क्या कहते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार में स्थित जल मरुमध्य को क्या बोलते हैं, पाक जल मरुमध्य। तिलैया बांध का निर्माण, तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर, बराकर नदी पर किया गया था, बराकर नदी पर है तिलैया बांध, ये भी समझ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है। देखिए कौन सा, मतलब एक तरह से संवैधानिक आयोग नहीं है ये बोल रहा है। तो देखिए वित्त आयोग संवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद 280 शायद उसमें चर्चा है इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए चुनाव आयोग का भी है, संघ लोक सेवा यूपीएससी का भी चर्चा है संविधान में, लेकिन योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। आगे देखिए भारतीय संविधान की अब योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग हो गया। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी, 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, 2003 में जोड़ी गई थी संथाली। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, संथाली जोड़ी गई थी 2003 में, ठीक है। 92 संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 92, उसमें आपको जोड़ा गया था कौन, वो जो लागू हुआ था आपको 2004 से, जिसमें बोडो संघ बोडो जोड़ा गया था। अब बताइए ये संथाली भी जोड़ा गया था, मैथिली जोड़ा गया था और डोगरी जोड़ा गया था, ये सब जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 से ये प्रभाव में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो स्टेट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है संजना सांघी, संजना सांघी स्टेट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। कह रहा है कि हाल ही में 6 ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए प्रेग्रीन एक लैंडर लॉन्च किया है, प्रेग्रीन एक लैंडर लॉन्च किया है, वो कौन किया है, तो वो किया है अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो तृतीय बौद्ध सभा आपको बुलाई गई थी पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी अशोक के समय, ठीक है। 251 से 251 से 255 ईस्वी पूर्व राजधानी पाटलिपुत्रा, मोगली तीस की अध्यक्षता था इसमें, अध्यक्षता कौन थी, मोगली तीस ने किया था इसका अध्यक्षता। कह रहा है कि लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ है, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ है। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ, तो पहली बार विभाजन हुआ है इसको कब, इसका पहली बार विभाजन हुआ है 1969 में, 1969 में, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में। अब कह रहा है कि देखिए मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हिंदी का है, देखिए उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ लंघन होता है, तो उत जोड़ लंघन, तो उत में जो है ये आपका हलंत लगेगा, तो उत क्योंकि आधा होगा, क्योंकि देखिए आधा होने के लिए आपको हलंत लगाना होता है, तो उत जोड़ लंघन किस में है, ये बी नंबर ऑप्शन में। राजकुमार में कौन सा समास है, राजकुमार, राजा का जो बेटा होता है उसे राजकुमार कहते हैं, राजा का बेटा, राजा का पुत्र, इसलिए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, तो बहिमुखी होगा, बहिमुखी। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबंधित नहीं है, मतलब इसमें से सांप का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, उड़ग सांप को बोलते हैं, पनग भी बोलते हैं सांप को, अही भी सांप को बोलते हैं, लेकिन वृंद सांप को नहीं बोलते हैं, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, जो मेघनाथ था रावण का बेटा। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या हुआ, किताब का कीड़ा होना मुहावरा का अर्थ है
बहुत अधिक पढ़ने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित में कौन सा परसर्ग है, परसर्ग है ये पूछा है। तो ये आपका है अधिकरण। उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, तो क्या होगा अधिकरण में पर। संन्यास शब्द का उपसर्ग क्या है, संन्यास शब्द का उपसर्ग है आपका सम 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 संन्यास शब्द का। कर है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपसे अलंकार पूछा है। तो देखिए ये है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखिए उदित उदय गिरि चंद्र रघुवर बाल पतंग, मतलब एक दूसरे से तुलना होकर के वाक्य का क्या बना रहा है, रूप 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 दे रहा है वाक्य में, तो रूपक अलंकार कहलाया। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार एक दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है, ये कथन किसका है, तो ये कामता प्रसाद गुरु का है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन कामता प्रसाद गुरु का है। किसका है, कामता प्रसाद गुरु का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है बिजली के फर्नेस में, बिजली के फर्नेस में। टाका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग है, सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग है टाका लगाने की प्रक्रिया में। तो सतहों से ऑक्साइड को निकालना, सतहों से ऑक्साइड को निकालना। कह रहा है कि एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है। तो एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में दो आधार एक गेट होता है, दो आधार एक गेट होता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा गेट विद्युत श्रेणी के परिपथ का अंकीय तुल्य है, अंकीय तुल्य है एंड गेट, जो 0 और 1 पर काम करता है। देश धारा जनित लैंप में वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है, वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है, क्या सही है। तो लैप वाइंडिंग का उपयोग वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है, यदि 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपए प्रति इकाई यूनिट हो तो बिजली के बिल। तो बिजली के बिल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए वाट कितना दिया हुआ है 1000 और गुन्ने कितना 30 घंटा। ठीक है, 1 डे में, पर डे में, बाई क्या करेंगे आप वाट को किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये कितना होगा, कितना यूनिट उठेगा, तो आपका यूनिट उठेगा बिजली 30 यूनिट। कितना यूनिट, 30 यूनिट। अब 1 यूनिट का दाम 4 रुपया, तो 30 यूनिट का दाम 30 चौका कितना है 120 रुपया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्विअंकीय घटाने में कौन सा नियम सही है, द्विअंकीय घटाने में कौन सा नियम सही है। तो देखिए 1 माइनस 0 0 होगा, ये गलत, देखिए आपको इसका एक आंसर होगा। 0 माइनस 1 तो -1 होगा, ये सही है आपका। एक में से एक 0 किया है, यहाँ 0 में से 0 0, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो आपका क्या है, द्विअंकीय घटाने के का नियम है, ये बाइनरी डिजिट वाला में 0 -1 -1 होता है, ये 1 -1 वाला नहीं होता है, तो ये सही हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मेगर के डायल का पर चिन्हित हुई माप श्रेणी होती है। मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी होती है अनंत शून्य, अनंत एवं शून्य, अनंत एवं शून्य होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मानव के शरीर पर जो बिजली के झटके का प्रभाव है किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपका, ये निर्भर करता है आपका किस पर, तो ये निर्भर करेगा, देखिए ऑप्शन में होगा, ये देखिए ये निर्भर करेगा आपका मानव के बिजली पर, जो बिजली का प्रभाव मानव के शरीर पर वो लाइन वोल्टेज पर निर्भर करेगा। कह रहा है लाल रंग, लाल नारंगी, नारंगी लाल भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो एक कार्बन प्रतिरोध का मान होता है आपको 320 ±5%, 320 ±5%। नारंगी लाल भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान 320 ±5% होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर पीसीबी कैसे बनाए जाते हैं, पीसीबी कैसे बनाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग
से इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पीसीबी बनाए जाते हैं। प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाए जाते हैं। कह रहा है दो प्रतिरोध R1 R2 विद्युत स्रोत से समांतर जुड़े हैं। R1 का मान R2 से 4 गुना है, तो R1 में कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी धारा R1 में प्रवाहित होगी। देखिए क्या बोला है कि R1 जो है आपका, वो R1 का मान क्या है, R2 से 4 गुना है। तो बराबर करने के लिए किसको, R2 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है, R2 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये हमको R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1/4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि V इक्वल टू RI होता है, ओम्स का लॉ, तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R होता है। तो धारा जो होगा प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ से देख लिया आप। तो 1 अगर हम R2 करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, I2 बाई क्या हो जाएगा, I1, जस्ट उल्टा, I2/I1 हो जाएगा, इसका धारा उससे, इसका धारा उससे। तो R1 में धारा R2 धारा का कितना है, 1/4 भाग होगा। देख लीजिए यहाँ से पुट कीजिएगा तो 1/4 भाग, और 1/4 भाग का मतलब क्या है, चौथाई, मतलब R2 की 1/4 होगी। समझ में आया। कल के देखिए यहाँ, डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं, डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो डीसी मोटर्स के रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट का रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्यों कि सस्पेंटेंस का व्युत्क्रमण होता है, सस्पेंटेंस का व्युत्क्रमण होता है। तो सस्पेंटेंस किसका, रिएक्टेंस का व्युत्क्रमण होता है, सस्पेंटेंस रिएक्टेंस का व्युत्क्रमण होता है, और रिएक्टेंस सस्पेंटेंस को किससे, बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है क्या, ये ओम इनवर्स का उल्टा, ठीक है, ओम का उल्टा, ओम जैसा, ठीक है। आगे देखिए, वह आपूर्ति जो कंडेंसेटर से होकर नहीं गुजर सकती है, वह क्या है, जो कंडेंसेटर से होकर के नहीं गुजरती है, वह आपूर्ति को डीसी आपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी आपूर्ति कहते हैं, जो कंडेंसेटर से होकर नहीं गुजरती है। कह रहे लो पावर फैक्टर से निम्न में से कौन सी हानि होती है, लो पावर फैक्टर से कौन सी हानि होती है, तो लो पावर फैक्टर से कॉपर हानि बढ़ जाती है, ये भी सही है। लो पावर फैक्टर से टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, ये भी सही है। खर्च बढ़ जाता है, ये भी सही, उपयुक्त सभी होगा। एक तरंग आकृति 2 मिनट्स में एक चक्र पूरा करती है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो उसकी आवृत्ति होगी 500 हर्ट्ज। क्या होगी, 500 हर्ट्ज। एक तरंग आकृति 2 मिनट्स में एक चक्र पूरा करती है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, 500 हर्ट्ज। कह रहा है कि डायोड 0A79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है, कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है, तो एक सिरे पर रंग पट्टी, एक सिरे पर रंग पट्टी, एक सिरे पर रंग पट्टी, एक सिरे पर क्या, रंग पट्टी। अब देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आप को अगर हम समझाना चाहे तो समझा भी देंगे। देखिए इसमें देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में एक तरंग आकृति में 2 मिनट्स में एक चक्र पूरा करती है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड होता है। T4 क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो टाइम कितना दिया है आपका, 2 मिनट्स दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 2 मिनट्स को अगर आप सेकेंड में बदलते हैं तो 2 मिनट्स इंटू 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका 1/2 आई इंटू देखिए 10⁻³ है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ है। तो अब हम इसको फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे तो यहाँ से ये 1000/2 आ जाएगा, जो 500 हर्ज होता है। तो 500 हर्ज है, इसका आंसर कितना होगा, 500 हर्ज। मैंने बनाया ही नहीं था, इसको छोड़ दिया था। चलिए देखिए इधर करा कि डायोड वाला ये हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट करा कि सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड की 75 डिग्री सी तापमान पर बैरिंग वोल्टा होगी, बैरिंग वोल्टा कितनी होगी, 75 डिग्री तापमान पर बैरिंग वोल्टा कितनी होगी, तो ये होगी आपका 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड की 25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर बैरियर वोल्टा कितना होती है, बैरियर वोल्टा आपका 0.7 वोल्ट होती है। जिस विभवांतर पर किसी डायोड में से विद्युत धारा का प्रभावी प्रवाह आरंभ होता है, हो जाता है, वह उसका बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, जिसको वोल्ट में मापते हैं। डीसी जनित में बूसों में अत्यधिक तनाव होने का कारण, डीसी जनित के बूसों में अत्यधिक तनाव होने का कारण होता है कम्यूटेटर गर्म होकर के खींच जाता है। कम्यूटेटर क्या होता है, गर्म होकर के खींच जाता है। कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना कैसे की जाती है, वोल्टेज रेगुलेशन की आपको प्रतिशत गणना करना है तो कैसे करते हैं, E0 - V/V इंटू 100। अब देखिए यहाँ VR वोल्टेज निकालते हैं, VR परसेंटेज, वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज निकालते हैं, तो E0 - V/V इंटू 100 होता है, ठीक है। V4 क्या होता है, फुल वोल्टेज, फुल वोल्टेज, V4 क्या है, फुल वोल्टेज। E04 क्या है,
नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज, ये नो लोड वोल्टेज है, ये फुल वोल्टेज है। तो इसको हम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, देखिए और बोल सकते हैं अगर नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज बाय फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ठीक है, ये कौन होगा, ए नंबर ऑप्शन। अब चलिए देखिए, कह रहा है कि चरमांतर वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, चरमांतर वोल्टा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है मल्टीमीटर। चरमांतर वोल्टा मापन हेतु मल्टीमीटर का प्रयोग होता है, और मल्टीमीटर जो होता है आपको उच्च से लेकर निम्न सभी वोल्टेज को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। और प्रयोग जो धारा के प्रतिरोध जो होता है सीधे मापने हेतु किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। स्लिप रिंग बनाना है तो कौन सी सामग्री उपयोग करेंगे, तांबा। स्लिप रिंग बनाने के लिए कौन सा सामग्री, तांबा उपयोग करेंगे। स्लिप रिंग बनाने के लिए हाइड्रॉन हाइड्रॉन कॉपर का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर तथा अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग एवं इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग होता है। वीवीए याद कर लीजिए आप। सिंक्रोनस मोटर का बात करेंगे, सिंक्रोनस मोटर का, तो इसमें कितना स्लिप होगा, इसमें होगा 2, अल्टरनेटर में भी 2 स्लिप रिंग होता है। जबकि आप इंडक्शन मोटर का बात करेंगे तो 3 स्लिप रिंग होगा। निम्न में से किस लैंप के परिचालन हेतु डीसी सप्लाई आवश्यक है। तो डीसी सप्लाई आवश्यक है किस लैंप के परिचालन हेतु, तो प्रतिदीप्ति लैंप के संचालन हेतु, प्रतिदीप्ति लैंप के संचालन हेतु। करा 10 पोल की तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति होगी, जबकि स्रोत आवृत्ति कितना है आपका 50 हर्ट्ज है। कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो देखिए एन एस इक्वल टू जो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड है इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई क्या, पोल। अब देखिए 120 कितना है 120, अब फ्रीक्वेंसी आपका कितना है आपका 50 हर्ट्ज, अब पोल कितना है आपका 10, 10 पंचे 50, 12 पंचे 60, तो 60 मतलब कितना 600 आरपीएम, कितना हो जाएगा 600 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संचार के दौरान टेलीफोन लाइन में चलती है विद्युत तरंगे, विद्युत तरंगे संचार के दौरान टेलीफोन लाइन में क्या चलती है, विद्युत तरंगे। मोबाइल सेवा चलाने वाली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, आगे देखिए, जब हम बात करते हैं एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। परिवर्तित करती है, किसको परिवर्तित करती है, तो ये परिवर्तित करती है उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज डीसी में, उच्च वोल्टेज एसी को किस में, निम्न वोल्टेज डीसी में। एसएमपीएस जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई लगा होता है कंप्यूटर के सीपीयू में भी लगा रहता है। तो ये उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज डीसी में प्रयुक्त करती है। कह रहा है कि आप देखिए कि केबल में आच्छद दिए जाते हैं, केबल में आच्छद दिए जाते हैं, ये कौन सा होता है, तो केबल में आच्छद दिए जाते हैं। तो ये देखिए केबल में आच्छद दिए जाएंगे तो क्या, देखिए केबल में आच्छद दिए जाएंगे तो केबल में आर्द्रता को प्रवेश रोकने के लिए, केबल में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए क्या दिया जाता है, केबल में आच्छद दिया जाता है। केबल में आवरण पर प्रयोग केबल में नमी प्रवेश के रोकने के लिए, नमी सोखने के कारण केबल का जीवन काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। मतलब इसमें से कौन सा जो होगा सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। तो ये सिंगल फेज मोटर जो उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी वो होता है कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर जो होता है सिंगल फेज मोटर है जो उच्च पावर फैक्टर पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड में खींच रहे हैं, डेली करवाना है मुझे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम एट हैंड है, नजदीक है, हो सकता है कि अक्टूबर में हो जाए, इसलिए आप लोग इसको बार बार देखिएगा, 1.5 के स्पीड में देखिएगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है, अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है हिस्टैरिसीस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है आपका एक तुल्यकालिक मोटर होती है जो क्रोम स्टील चिकन बेलनाकार रोटर प्रयोग किया जाता है जिसमें। ठीक है, यह मोटर जो होता है, जो मोटर आप हिस्टैरिसीस मोटर है जो है बिना आवाज के शांत चलती है, साउंड उपकरण का प्रयोग करते हैं इसमें। अब देखिए हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में। अब हम बात करते हैं घरेलू, घरेलू जो होता है आपका, देखिए घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होता है कौन सा मोटर, तो सिंगल फेज प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर। घरेलू रेफ्रिजरेटर में क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मतलब सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग करेंगे। इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, बात कर रहे हैं कि देखिए, और इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये ट्रांसफार्मर के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। इंडक्शन मोटर का सिद्धांत 3 फेजी ट्रांसफार्मर के समान होती है। अंतर केवल इतना है कि ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडल पर स्तरीय होता है, और जबकि इंडक्शन मोटर में द्वितीय कुंडल घूमती है। ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडल क्या रहेगा, सेकेंडरी कुंडल जो होगा वो स्थिर रहेगा, जबकि इसमें क्या होगा
इंडक्शन में घूमेगी। दो फेज को आपस में बदलकर रोटर को घूमने की दिशा में बदला जा सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये था, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसका प्रयोग किस किस में करते हैं, तो इसका प्रयोग और जान लीजिए आप। इसका प्रयोग आप लिफ्ट में करेंगे, ठीक है, क्रेन को उठाने में करेंगे, ठीक है, श्रेणी मोटर का प्रयोग में लिफ्ट क्रेन, और डीसी शंट मोटर का प्रयोग लेंथ फ्लोअर, डीसी शंट मोटर का प्रयोग का जब बात होगा तो उसका प्रयोग हम किस में करेंगे, उसका प्रयोग हम करेंगे आपका यूनिवर्सल इस लेंथ फ्लोअर में, और यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सी आदि में करते हैं, ठीक है। एक तीन फेज चार तार प्रणाली, तीन फेज है चार तार प्रणाली का एक फेज लैंप लॉर्ड को फीड कर रहा है। तीन फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगा, तीन फेज का मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगा, तो पावर फैक्टर सुधार होगा, पावर फैक्टर सुधार होगा। एक तीन फेज चार तार प्रणाली के एक फेज लैंप लॉर्ड को फीड कर रहा है, तो तीन फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से पावर फैक्टर सुधार होगा, क्योंकि कला जो वोल्टता होता है कम होने से घूर्णन चुंबक धारा का आयाम घट जाता है और शक्ति गुणांक क्या होगा, बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन क्या है, डैम्पिंग का प्रयोजन क्या है किसी उपकरण में, तब हम डैम्पिंग का प्रयोजन है संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना। मतलब किसी उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन है संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना। किसी भी मापन का संकेतन जो होता है अपनी स्थिति के आसपास डैम्प करता है, इसी को रोकने के लिए डैम्पिंग की आवश्यकता होती है। डैम्पिंग तीन प्रकार की होती है, कौन कौन, भंवर धारा डैम्पिंग, वायु डैम्पिंग, तरल डैम्पिंग। भंवर धारा डैम्पिंग, वायु डैम्पिंग और तरल डैम्पिंग, ये तीन प्रकार की होती है। कहा कि किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है, किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है, तो इंटीग्रेटेड टाइप ऊर्जा मीटर लगाया जाता है किसी स्थानीय घरेलू परिसर में। और घरेलू परिसर में इंटीग्रेटेड टाइप ऊर्जा मीटर, घरेलू परिसर में इंटीग्रेटेड टाइप ऊर्जा मीटर लगाया जाता है। वे यंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक की गई संपूर्ण वैद्युत राशि का मापते हैं उसे उपयंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, उपयंत्र कहते हैं। कहा कि एक पश्चात्य तुल्यकालित है, एक पश्चात्य तुल्यकालित है, एक क्या है, शक्तिमापी उपकरण, क्या है, शक्तिमापी उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नोमेरिकल है। नोमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए 200 वोल्ट एसी 10:1 टर्न अनुपात में ट्रांसफर को गलती से 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। अब एसी को आप डीसी सप्लाई से जोड़े हैं, इसका मतलब क्या होगा, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी, क्षतिपूर्ण हो जाएगी, यही है इसका, ये भी नोमेरिकल नहीं था। ये आपको याद रखना है कि अगर एसी को डीसी से जोड़ देते हैं तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो परिणाम स्वरूप इसका होगा प्राइमरी वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। इंसुलेटेड गेट बाइलोपर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइलोपर ट्रांजिस्टर की धारा वहन क्षमता होती है, धारा वहन क्षमता कितनी होती है इसका, तो धारा वहन क्षमता इसका होती है 10 एम्पियर से 50 एम्पियर, 10 एम्पियर से 50 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 एचपी 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, 0.2 ओम है, तो स्टार्टर बिना धारा है, स्टार्टर बिना धारा क्या होगा, तो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होगा आपका ओम्स के लॉ से V बाई आर होगा। अब देखिए V बाई आर होगा तो V कितना है 230 वोल्ट है, आर कितना है आपका, आर कितना है 0.2 ओम है, 0.2 ओम है, ठीक है, 2 ओम है। अब देखिए यहाँ 230 वोल्ट 0.2 ओम, अब इसको करेंगे तो एक ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल उड़ाएंगे तो एक ऊपर जाएगा, 2300 का आधा 1150 होता है, ये सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है, नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होता है शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति IS 3034 डाइस 1966 के अनुसार 1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए, पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए आपको, ये होना चाहिए एक, कितना होगा ये 1 किलो ओम। अब देखिए यहाँ कराए निम्न निष्क्रिय साधन कौन सा है, निम्न में से निष्क्रिय साधन कौन सा है, तो निष्क्रिय साधन का बात करेंगे इसमें से कौन सा है, तो एयर कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर निष्क्रिय साधन है, बीजीटीपी एफईटी एससीआर सभी सक्रिय साधन है, ठीक है। ये सब सक्रिय था, इंडिकेटर क्या था, इंडिकेटर आपका निष्क्रिय था, ठीक है। अब देखिए क्लास सी प्रबंधक में कलेक्टर करंट
किसके लिए प्रवाहित होता है, कलेक्टर करंट किसके लिए प्रवाहित होता है, आधी से कम इनपुट साइकिल के लिए, आधी से कम इनपुट साइकिल के लिए। कह रहा है क्या, देखिए सेतु दृष्टिकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सेतु दृष्टिकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसे क्रम चरम उत्कर्ष वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसे क्रम चरम उत्कर्ष वोल्टेज की आवश्यकता होती है। साइन तरंग के लिए आरएमएस वैल्यू 100 एम्पियर है, तो इसका शीर्ष मान क्या होगा, साइन तरंग के लिए आरएमएस का मान 100 एम्पियर है, तो इसका शीर्ष मान क्या होगा, शीर्ष मान क्या होगा, इसका मतलब देखिए आई आर एम एस इक्वल टू फार्मूला होता है, जब हम आई आर एम एस का वैल्यू निकालते हैं, इसका फार्मूला जो आई आर एम एस होता है इसका फार्मूला क्या होता है आपका, आई मैक्सिमम एम एस बाई क्या √2। अब देखिए ये √2 हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो आई एम एस जो होगा वो आपका क्या होगा, √2 इंटू क्या आई आर एम एस, ठीक है। अब √2 इंटू आई आर एम एस हुआ, 100 इंटू क्या होगा √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 मान लीजिए ये, तो क्या होता जगह 141 के आसपास हो जाएगा, जो 141 के आसपास हो जाएगा तो ये कौन सा है, ये 1 है, 141 एम्पियर, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या, यदि विद्युत धारा प्रवाह का वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बाहर है तो पावर होगी, 90 डिग्री से फेज बाहर है तो पावर होगी कितना, शून्य हो जाएगी। क्यों पता है, देखिए आपको, देखिए पावर, एक्टिव पावर इक्वल टू जो होता है आपका वी आई कॉस फाइव। अब कॉस फाइव का वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पर क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो होता है उससे आगे क्या होगा, उससे आगे भी आपका क्या होगा, माइनस ही होता जाएगा, तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, जबकि पीए आभासी शक्ति है, पीटी वास्तविक शक्ति है, और वीआर जो है आपका, जो वीआर है आपका वो प्रतिघाती शक्ति है। तो एक्टिव पावर क्या होगा, तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला पूछा है, तो एक्टिव का पावर का फॉर्मूला आपका कौन सा होगा, तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला पी एक्टिव पावर इक्वल टू पी टी स्क्वायर √10 पी टी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। पी आर मतलब प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर, और पी आभासी शक्ति का स्क्वायर के दोनों के सम का √10 हो जाएगा, वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी फोर वास्तविक शक्ति है, पी आर फोर आभासी शक्ति है। चलिए, श्रृंखला श्रृंखला आरएलसी परिपथ के अनुनादी आवृत्ति एफआर जो निर्माण करने की सूत्र क्या है, करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एफआर इक्वल टू 1/2 पाई √10 एफआर इक्वल टू 1/2 पाई √10 वे राशियां जो समय के साथ जैम बकड़िए बदलती रहती है कहलाती है, क्या कहलाती है, जैव बकड़िए बदलती रहती है, क्या कहलाती है, फेज राशि कहलाती है, क्या कहलाती है, फेज राशि कहलाती है, ठीक है। वे राशियां जो समय के साथ जैव क्रिया बदलती रहती है फेज राशि कहलाती है, क्या कहलाती है, फेज राशि कहलाती है। किसी परिपथ का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है, फ्यूज है, किसी परिपथ का सबसे कमजोर हिस्सा फ्यूज होता है, क्योंकि फ्यूज का गलनांक सबसे कम होता है, क्या होता है, सबसे कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।